आपने माइक सब लोग ऑफ रखना, जब पूछना हो सिर्फ तभी ऑन करना। मैंने आज एक को रिमूव कर दिया, ठीक। वो हॉस्टल में बैठ के माइक ऑन रखते हैं और फिर सुंदर सुंदर भाषा का प्रयोग करते हैं। वो भाषा मैं बोल नहीं पाता फिर ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के चक्कर में, तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता कि तुम बोलो अकेले मैं ना बोलूं, तो मैंने रिमूव कर दिया। तो अपने अपने माइक्स जो है प्लीज कीप योर माइक्स ऑफ। चैट पे बढ़िया से पूछो, अब मेरे कान में भी लगा हुआ है ये लेवल यू। ठीक है, तो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हाँ सुमैला, कांस्टेंट वेज वाला पार्ट बचा हुआ है, मैंने कहा था कि संडे को होगा। ठीक, आजकल मेरी बातें ध्यान से नहीं सुनी जा रही। वो आज बोला है ना, आज या कल रात को, रात में बोला है वो, दिन में नहीं बोला है। हाँ ध्यान से, हाँ ध्यान से सुना। हाँ तो आज कर लेंगे ना, डाल लेंगे नोटिफिकेशन। पेपर डिस्कशन में हम अपनी क्लास का टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। पेपर डिस्कशन बहुत जरूरी है, बट कब? रात में, जब तुम लोग कुछ भी नहीं करते हो तो तब सही है। तुम कहाँ करते हो? 8 से 10 तुम कुछ नहीं करते हो, ईमानदारी से ना, तभी करूंगा डिस्कस। इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉइंट चार्ज बिटवीन टू फिक्स्ड लाइक चार्जेस। इस पे मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था, आज मैं पूरा इसको कंप्लीट कर रहा हूं, जिसमें कि आएगा कि इसका रिजल्ट, जनरल रिजल्ट क्या बन जाएगा फिर। ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ चार्जेस हैं, लाइक मतलब क्या होता है? दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। ये रिजल्ट वैलिड है दो पॉजिटिव चार्ज हो या दो नेगेटिव चार्ज हो उनके लिए। और क्या? फिक्स्ड। तो देखो कंडीशन समझ लेना, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो ये कंडीशंस मैच करी जाती हैं, तभी रिजल्ट पक्का सही लगता है, वरना गलत हो जाता है। ठीक है, ऐसी फालतू बातों के लिए मेरे पास जवाब नहीं है, चुपचाप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम्हारे ऐसे बच्चे हैं नालायक। ठीक है, देखो अगर बीच का डिस्टेंस कुछ है L, Q1 और Q2 दो फिक्स चार्ज हैं और ये लाइक है। लाइक मतलब Q1 एंड Q2 या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। ठीक है, लाइक का इस शब्द का मतलब ये होता है, लाइक चार्जेस का। फिर अब इनके बीच में कहीं एक पॉइंट चार्ज रखना है, इनके बीच में कहीं एक पॉइंट चार्ज रखना है जो अपने आप इक्विलिब्रियम पे रहे। अब आज एक बात और सिखाता हूं आपको, ये कल तो मैंने क्वेश्चन कराया था। अच्छा, ये कंडीशन ये है कि Q1 और Q2 में जो Q1 का मैग्नीट्यूड है वो Q2 से छोटा है। हो, इसका क्या फर्क पड़ता है? इसका फर्क पड़ता है, Q1 का मैग्नीट्यूड अगर Q2 से छोटा होगा, Q1 का मैग्नीट्यूड अगर Q2 से छोटा होगा तो इक्विलिब्रियम Q1 की तरफ होगा। Q2 का मैग्नीट्यूड अगर Q1 से छोटा होगा तो इक्विलिब्रियम Q2 की तरफ होगा। मतलब इक्विलिब्रियम लाइज क्लोजर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। गॉट इट? इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा आपको? उस चार्ज के ज्यादा करीब मिलेगा जो छोटा है मैग्नीट्यूड में, छोटे के पास बड़े से दूर। ठीक, ये हो गई कंडीशन। तो ये कंडीशन में हमको दे रहा है कि Q1 इज लेस देन Q2, प्रूफ करके भी दिखाएंगे अभी। तो हमने मान लिया कि Q1 अगर मैग्नीट्यूड में छोटा है, Q2 मैग्नीट्यूड में बड़ा है, तो इक्विलिब्रियम थोड़ा क्लोज लाई करेगा छोटे वाले की तरफ। तो मान लेते हैं हम उस चार्ज को यहां पे रख लेते हैं, दिस चार्ज इज सपोज Q। अब हमें Q के इक्विलिब्रियम की बात करनी है और ये बताना है कि इसका x1 डिस्टेंस Q1 से कितना है और इसका x2 जो डिस्टेंस है Q2 से वो कितना है, और किन के टर्म्स में ये आंसर देना है? Q1, Q2 और L, x1 x2 का। और फिर इस इक्विलिब्रियम का नेचर यहाँ पे क्या है? Q का इक्विलिब्रियम। लेट अस से दिस पॉइंट इज A, दिस इज B and this one is P. So if Q1 is at equilibrium on point P, then
नेट फोर्स ऑन क्यू इज 0, ये होना चाहिए या नहीं? इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन है? किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए। अब चलो देखते हैं। चलो ये दोनों तो लाइक हैं। लाइक मतलब सेम, सेम नहीं, लाइक मतलब सेम नहीं, आइडेंटिकल मतलब सेम नेचर। क्योंकि सेम बोलोगे तो Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड सेम कहाँ है? सेम बोलना मतलब फिर आइडेंटिकल बोलना है ना। इन जनरली सेम बोलना आइडेंटिकल होता है। सेम नेचर के हैं, मतलब अगर Q1 पॉजिटिव है तो Q2 भी पॉजिटिव है, Q1 नेगेटिव है तो Q2 भी नेगेटिव है। ये है उनका नेचर। अब मुझे बताओ x1 x2, ये जो डिस्टेंसेज हैं इक्विलिब्रियम की, इनकी पहली इक्वेशन अगर हम L से देखें, L से, तो पहली इक्वेशन क्या बन रही है पूरे सिस्टम की? x1 प्लस x2 इक्वल टू L। ठीक। अब देखो दूसरी बात, अगर ये Q1 Q पे, अब मान लेते हैं Q कैसा है, पहला केस लेते हैं दोनों पॉजिटिव है, लाइक है ना। तो Q अगर पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो Q1 Q को रिपेल करेगा, Q2 Q को, यानी एक फोर्स उस तरफ लगेगा एक इस तरफ लगेगा, मतलब इक्विलिब्रियम बनेगा। अगर Q नेगेटिव हुआ और ये दोनों फिर से पॉजिटिव ही है, तब Q1 Q को अट्रैक्ट करेगा, Q2 Q को अट्रैक्ट करेगा, फिर से क्या होगा? इक्विलिब्रियम। मतलब ये कैसा भी हो, यहाँ इक्विलिब्रियम तो इसका हो जाएगा। यानी Q का नेचर कुछ भी हो, इधर रख देंगे दो लाइक चार्ज के बीच में, एक पर्टिकुलर जो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी वहां रख देंगे, तो वो इक्विलिब्रियम पे तो रह जाएगा। हाँ, ये देख चेक करना पड़ेगा कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा या अनस्टेबल, लेकिन इक्विलिब्रियम होना उसका तय है। तो पहले हम इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम हमें सेम रखना है, तो F on Q by Q1 is equal to F on Q by Q2, ये फोर्स इक्वल होनी चाहिए। देखो ध्यान से, इसका इस पे फोर्स आ जाएगा K Q1 Q by X1 स्क्वायर, इसका आ जाएगा K Q2 Q by X2 स्क्वायर। K Q कैंसिल हो गया। What we have is Q1 square by X1 square, which is further Q2 square by X2 square. Oh, Q1 by X1 square is Q2 by, अब मैंने कल आपको सिखाई थी इसकी सॉल्विंग, मैं अब ये ऐसे करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। Q1 के साथ X2 को ला रहा हूं और Q2 के साथ X1 को ला रहा हूं, या यूं कर ले रहा हूं, Q1 की वैल्यू ऐसा कर ले रहा हूं जो कल पीयूष ने बोला था, वो भी तरीका सही है। ठीक, X1 by X2 होल स्क्वायर Q2। ठीक, Q1 की वैल्यू ये हो गई। तो मुझे बताओ, तो मुझे X1 की वैल्यू चाहिए है ना, X1 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि वो इक्वेशन X1 X2 में, तो मैं X1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ X2 के टर्म में। ध्यान से देखना, यहां से इधर यहां से इधर, तो X1 स्क्वायर इज X2 स्क्वायर इंटू Q1 बाई Q2, सही है? यानी X1 इज X2 अंडर रूट Q1 बाई Q2, ये सही है? अब X1 की ये वैल्यू उठा के या X2 में रख दें तो X2 आ जाएगा। ठीक है, तो X1 की ये वैल्यू यहाँ पुट करने से आएगा X2 रूट प्लस X2 की वैल्यू हो गई L, X2 अंडर रूट रूट ऑफ Q1 बाई रूट ऑफ Q2 प्लस L प्लस 1 इक्वल टू L, रूट Q2 LCM हो जाएगा। ठीक, तो X2 का वैल्यू देखो क्या आएगा, रूट Q2 पहले L में जाएगा मल्टीप्लाई, रूट Q2 इंटू L अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2। ये रिजल्ट आ जाएगा किसके लिए? इक्विलिब्रियम पॉइंट की Q2 से डिस्टेंस, किसकी? इक्विलिब्रियम पॉइंट की Q2 से डिस्टेंस का ये रिजल्ट आ जाएगा। अगर ऑब्जर्व करो, जब डिस्टेंस Q2 से थी तो ऊपर Q2 आ रहा है, L आ रहा, नीचे दोनों का सम आ रहा है। जब डिस्टेंस Q1 से होगी तो ऊपर Q1 आएगा। तो सिमिलैरिटी से हम लिख सकते हैं, यानी हमें दोनों रिजल्ट मिल गए। X1 हो गया रूट Q1 ठीक, X2 हो गया
रूट क्यू टू एल अपॉन रूट क्यू टू प्लस, ये वो पॉइंट्स, ये वो डिस्टेंसेस आ गई जो कि x1 और x2 से यानी q1 और q2 से हैं, जिस जगह पे पॉइंट q यानी पॉइंट चार्ज q इक्विलिब्रियम पे होगा। जल्दी से नोट करो। अभी जाओ पीछे बैठ के कर लो चुपचाप, अटेंडेंस लगा के भागो, म्यूट कर देना। हाँ और क्या, अगर यहां से ऑन कर दोगे तो वो लोग पढ़ लेंगे, बोलेंगे ये भी होता है फिजिक्स में। ये मैंने आपको मेथड बताया है कि कैसे इक्विलिब्रियम निकाल, पर ज्यादातर ये रिजल्ट काम आएंगे। पर तुम जब इस रिजल्ट पे आना तो एक काम और कर लेना, बताऊं क्यों? ये बुक में लिखे हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स में लिखे हैं, पर ये बुक में नहीं लिखा है। बताऊं क्यों? क्योंकि जब ये लाइक चार्ज होंगे तो दो पॉसिबिलिटी है, अगर ये प्लस प्लस है तब तो तुम अंडर रूट के अंदर प्लस लिख लोगे, और कभी ये माइनस माइनस हुए तो रूट के अंदर नेगेटिव आयोटा होता है। आयोटा का नाम सुना है? इमेजिनरी आई कॉम्प्लेक्स नंबर, कभी नाम सुना हो, ट्वेल्थ में पढ़ाया जाता है, मैथ्स वाले वो। तो रूट के अंदर नेगेटिव कुछ भी नहीं माना जाता। तो अगर हम फॉर्मूले को अपना एडजस्ट कर लें, मतलब भले वो चार्जेस नेगेटिव है, हम क्या निकाल रहे हैं? डिस्टेंसेस, तो डिस्टेंसेस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो हम रूट के अंदर क्या रखेंगे? उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड। तो ये एक और एडवांस लेवल पे समझदारी हो गई जो हमें गलतियों से बचाएगी। ठीक है, कर लिया नोट? इसके बाद एक लाइन लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगाएंगे उस लाइन पे जो मैं बोल रहा हूं।
सर माइक ऑफ है। फिर से लिखे माइक ऑफ था। देखो, if a point charge q is kept in between the line joining two charges capital Q1 and capital Q2, then no matter whatever be the nature of small q, वो जो छोटा q है, whatever be the nature of small q, it will always be in equilibrium. मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये हमेशा इस जगह पे इक्विलिब्रियम में होगा no matter whatever be the nature of small q, it will always be in equilibrium at point p. ठीक, आसान शब्दों में सुन लो, अगर ये लाइक चार्जेस हैं, यानी या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो ये वाला पॉइंट चार्ज अगर प्रॉपर इन डिस्टेंस पे रखा गया, कहीं पे भी नहीं रखना है, इन डिस्टेंसेस पे रखना है, यानी Q1 से X1 और Q2 से X2, एक ही पॉइंट बनेगा। ठीक है, अगर वहां आपने इसको रख दिया है तो नो मैटर इसका नेचर कुछ भी हो, ये इक्विलिब्रियम में तो होगा, यानी इक्विलिब्रियम के लिए Q के नेचर पे डिपेंडेंसी। ठीक है, तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ Q, इक्विलिब्रियम ऑफ Q डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर। छोटे Q के लिए लिखा रहा हूं, लिख लो, इक्विलिब्रियम ऑफ स्मॉल Q डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट नेचर। स्टार्ट फर्स्ट लाइन क्या बोली थी मैंने, बोल दो जरा, स्टार्ट फर्स्ट लाइन सब। हाँ, इफ अ पॉइंट चार्ज स्मॉल q is kept in between two point charges, two fixed point charges capital Q1 and capital Q2, लिख लो। Equilibrium of Q does not depend on its nature। ठीक, does not depend on its nature। ये जो आज की क्लास चल रही है ना, इससे क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे पूछे, थ्योरेटिकल वाले। ठीक, तो भैया ये तो हम सीख गए कि हमें अब क्या आ गया, निकालना आ गया लोकेशन। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तो पहले हम क्या चेक करेंगे, अच्छा लाइक है तो वो यहाँ पे होगा, तो ये फॉर्मूला याद आ जाएगा हमें, हम ये लगा देंगे। ठीक है, सेकेंडली ये समझ में आ गया कि इसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। अब लेकिन इक्विलिब्रियम अपने आप में दो टाइप के होते हैं, स्टेबल, तो अभी था इक्विलिब्रियम, वो नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम नेचर पे डिपेंड करेगा। यानी कि इक्विलिब्रियम तो नहीं करेगा, पर वो इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। ये वर्क एनर्जी में हम लोग देखा था, स्टेबल अनस्टेबल। अगर उसकी मीन पोजीशन से उसको शिफ्ट करे और भाग जाए तो अनस्टेबल, और मीन से शिफ्ट करें और वापस आने की टेंडेंसी में फोर्स डेवलप हो जाए तो स्टेबल। ये दो बातें हमने डिस्कस करी थी। तो अगर अपना जो चार्ज है उसके इक्विलिब्रियम का नेचर बात करें, इक्विलिब्रियम नेचर पर डिपेंड मैं नहीं करता, लेकिन इक्विलिब्रियम का नेचर चार्ज के नेचर पर डिपेंड, ये भी लिखो। बट द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज Q। अब ध्यान से सुनना, दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, मतलब तो तीन तरह के होते हैं, न्यूट्रल भी होता है, न्यूट्रल का यहां कोई काम नहीं क्योंकि यहां फोर्सेस डेवलप होंगे। देखो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में ये इक्विलिब्रियम है, मतलब नेट फोर्स 0 है, मतलब ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट तो है। अब ये कैसा इक्विलिब्रियम है ये चेक करते हैं। तो हम अभी के लिए मानते हैं पहले केस में ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इक्विलिब्रियम तो है नो डाउट। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे थोड़ा सा। अभी क्या हो रहा है, अभी इसका फोर्स, ये भी ध्यान रखना इन सब चीजों को डिसाइड करने में ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, एक ये कि कौन बड़ा है। ठीक, अभी क्या हो रहा है, बड़े से दूर छोटे के पास दोनों फोर्स एग्री कर रहे हैं, मतलब इसको इक्विलिब्रियम में कैसे बना रहे हैं, अगर ये F1 है ये F2, तो F1 बराबर
F2 हो रहा है। तो F2 जो है वो यहां से है, तो बड़े वाले चार्ज से दूर है, छोटे वाले चार्ज के पास है। तभी जो फॉर्मूला बनता है Q1/x बड़े अपॉन बड़े का स्क्वायर इस छोटे अपॉन छोटे का। यूं समझ लें 4/16 1/4 हो सकता है। तो बड़ा चार्ज बड़ी डिस्टेंस का स्क्वायर, छोटा चार्ज छोटी डिस्टेंस, और ये इक्वल भी है। ये अभी होल्ड कर रहा है इस समय। अब बताओ इस सिचुएशन से मैं अगर इसको इसकी मीन से, पॉजिटिव है ये ध्यान रखना, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूंगा, थोड़ा सा। हाँ यही चेक करना है। अभी दोनों बराबर हैं, अभी F1 बराबर F2 है इस जगह पे। इस जगह से मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके आऊंगा तो क्या होगा, सोचो कौन सी डिस्टेंस कम हो जाएगी। Q2, ये X2 कम हो जाएगी, डिस्टेंस आती है नीचे, तो F2 का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। और F2 लग किस तरफ रहा है, उस तरफ। डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, केवल अभी जो F2 की डिस्टेंस ये वाली है इतनी बड़ी, वो अब इतनी बड़ी रह जाएगी। और डिस्टेंस फॉर्मूले में कहाँ आती है, डिनोमिनेटर में। तो कूलम के लॉ से जो डिस्टेंस आई नीचे, तो ये फोर्स F2 इंक्रीज हो गया, और F2 इंक्रीज हो गया और साथ साथ F1 कम भी हो गया, क्योंकि F1 की डिस्टेंस बढ़ गई। तो पहले F1 बराबर F2 थे, अब ट्रेंड क्या बन रहा है, मान लो पहले F1 बराबर F2 बराबर 10 थे, सुनना समझाऊंगा। अब क्या ट्रेंड बन रहा है, इस तरफ शिफ्ट करने से F2 12 की तरफ जा रहा है, ट्रेंड बढ़ रहा है ना F2 का, और F1 8 की तरफ जा रहा है ना। एक डेटा लेके देखते हैं, आसान पड़ता है अपने को, यही तो होगा। तो बताओ जब इधर रखेंगे, इस जगह लाके रखेंगे, तो F2 12 हो जाएगा और F1 8 हो जाएगा। नए ट्रेंड के हिसाब से जब हम इधर करेंगे तो X2 तो कम होगा, X1 तो बढ़ जाएगा ना। अब नई पोजीशन यहाँ आ जाएगी, ये समझो आप। ये चार्ज अपनी उसको मीन से शिफ्ट किया, तो अब नई डिस्टेंसेस ये और ये बन जाएंगी कि नहीं। तो ये वाली डिस्टेंस कम होने से F2 बढ़ गया, 10 से बढ़ के क्या हो गया 12, मान ले रहे हैं ऐसा ट्रेंड समझने के लिए। और F1 कम हो गया, 10 से कम होके क्या हो गया 8। तो कौन बढ़ गया F2, और F2 लग किस साइड रहा है, इस साइड लग रहा है, यानी वापस मीन पे लेके आएगा। यानी कहां लेके आएगा, वापस मीन पे। तो अगर प्लस प्लस प्लस, यानी जैसे ये दोनों है वैसा ये भी है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। अरे बोलो समझ आया या नहीं आया, रटना नहीं है। माइनस 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 तो भी स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी जब तीनों सेम नेचर के हो जाएंगे तो इस जगह पे स्टेबल होगा। और जब इन दोनों के, ये तो सेम होने ही है, कंडीशन ही है फिक्स्ड लाइक चार्ज, इन दोनों के अपोजिट ये नेचर का हो जाएगा तो अनस्टेबल हो गया। डिसाइड क्या डिसाइड हुआ, क्या डिसाइड हुआ, प्लस 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 स्टेबल, माइनस 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 प्लस 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 माइनस। बोलो हो मीन गया, सेम है तो स्टेबल रहेगा, क्वेश्चन कुछ मीन भी अलग हुआ तो कि कैसा नेचर है ये भी कर देंगे। हाँ इक्विलिब्रियम होने के लिए भाड़ में जाए, कोई नेचर जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कैंसिल हो रहा था क्यू इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। लेकिन इक्विलिब्रियम के नेचर के लिए इसका नेचर या तो इनके साथ जाएगा या इनके अपोजिट, दो ही चीजें हो सकती हैं। अरे यार या तो लड़का है या लड़की है, या तीनों लड़के हैं या तीनों लड़कियां हैं, समझते हो तुम ना, पॉजिटिव नेगेटिव तुम्हें यही समझ में आता है, ठीक है। तो अगर ये तीनों ही एक जैसे हैं तो इस जगह पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर ये तीनों नहीं, ये तो सेम होने ही है, इनको तो कंडीशन ही ले ली फिक्स्ड लाइक चार्ज, तो इनको चेंज नहीं कर सकते। ये वाला इसके अपोजिट नेचर का है, बस। तो हमने एक तो आपको टेबल भी दे दी, Q1 Q2 और Q ऐसे हैं। लो और कितना रटवाऊं मैं, बायो की तरह फिजिक्स पढ़ानी पड़ती, ठीक है। आया समझ में, गलत मत करना बस, ध्यान। हाँ जी चेक कर लो, देखो अब तुम इधर शिफ्ट करोगे ये बड़ा हो जाएगा, ये डिस्टेंस बड़ी हो जाएगी, F2 कमजोर पड़ जाएगा, F1 लीड कर जाएगा, फिर भी कहां आएगा मीन की तरफ, स्टेबल। किसी भी साइड शिफ्ट करो, अगर वो मीन की तरफ आने की टेंडेंसी डेवलप कर रहा है फोर्स स्टेबल, अगर वो अवे ले जाने की टेंडेंसी डेवलप कर रहा है अनस्टेबल। बाकी तुम्हारा काम जो तुम्हारा लेवल है वो इसी से हो जाएगा। तीनों सेम नेचर तो स्टेबल, और इनके अपोजिट बीच वाला अनस्टेबल। और एक बात और बता दूं, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तब ऑसिलेशन होते हैं। तो इसी चैप्टर को अगर ऑसिलेशन से लिंक कर दे, बोले कब ऑसिलेशंस पॉसिबल है इस कंडीशन में, इसमें और इसमें, क्योंकि तभी मीन की तरफ आने की टेंडेंसी रहती है।
और ऑसिलेशन, तो ये भी पूछ सकता है। तो एक और क्वेश्चन उस चैप्टर में भी पढ़ाएंगे हम, बट यहाँ से बता रहे हैं अभी भी। नहीं हो सकता, बताओ कहीं पे भी फोर्स जीरो आएगा इसके अलावा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जहां उठाओ वहीं इक्विलिब्रियम, तो फोर्स डेवलप हो रहे हैं तो कहां से आएगा? इस पॉइंट के अलावा ऐसा कोई पॉइंट है जहां फोर्स डेवलप ना हो? नेट फोर्स तो आएगा ना, बिगड़ जाएगा ना, या तो F1 बड़ा हो जाएगा या F2। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हर जगह पे इक्विलिब्रियम। वो कटोरे वाला एग्जांपल समझाया था ना, ऐसा कटोरा और स्ट्रेट लाइन। आ गया? चलो अब देखना एक और चीज। तो क्या लिखा आपने? ये सब टेबल लिख ली? अब इसमें एक और, फिजिक्स बड़ी गंदी भी है, बड़ी अच्छी भी है। नहीं, ये जो टेबल है ना, हर चीज कंडीशन के साथ आती है फिजिक्स में। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमेशा सत्य है, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमेशा गलत है। तो हम क्या करें, छोड़ दें? क्या करूं, मर जाऊं? नहीं, वो नहीं करना, वो नहीं करना है। अपने को करना है इसके साथ आने वाली कंडीशन भी याद रखनी। तो क्या कंडीशन है जब ये सच होगा? जो आप डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होने चाहिए। ये भी लिखो, अभी पूरा नहीं हुआ, नहीं वो खेल जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऐसे भी हो सकते हैं वाई के अलोंग, और ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये टेबल इज ट्रू व्हेन वी डिस्प्लेस चार्ज छोटा q अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू बड़े वाले चार्जेस। ठीक, कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने बोला वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। कौन चेक करने आ रहा है? लिखो, this table is true, this table is correct when displacement of small q is along the line joining q1 and q2। मतलब आप ऐसे डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, ऐसे यानी q को ऐसे शिफ्ट कर रहे हो, तब ये टेबल ट्रू है। क्या है? ट्रू टेबल। ठीक, क्या है ये तब? ट्रू टेबल। अच्छा, तो फिर क्या करें? नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा क्या? नहीं, इसका उल्टा हो जाएगा। अगर ये हमेशा ट्रू नहीं है तो कॉमन सेंस है कि अगर हम ऐसा डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तभी तो मैंने बोला कि ये तब ट्रू है, वरना मैं ऐसे बोल देता, हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती, कभी भी लगाते हैं वो कंसेप्ट। लेकिन अगर हम इस क्यू को ऐसे की जगह ऐसे डिस्प्लेस करें, यार देखो ये, अब देखना ध्यान से, प्लस और ये भी प्लस, तो रिपल मार देंगे, कहां भाग जाएगा? अरे यार, ये इसको रिपल मार देगा, ये इसको रिपल, ऊपर भाग जाएगा। और प्लस और माइनस तो अट्रैक्ट कर लेगा। हो गया उल्टा। यानी जब ऐसे डिस्प्लेसमेंट लेंगे तब प्लस अनस्टेबल, माइनस अनस्टेबल, माइनस प्लस, नीचे लाने वाली टेंडेंसी, अट्रैक्ट करने वाली टेंडेंसी, है ना? समझ गए? तो जब हम वैसे डिस्प्लेसमेंट लेंगे, कैसे? वैसे नहीं मतलब वर्टिकल। वैसे क्या होता है? वैसे नहीं। ठीक, देखो, तो भाई जब हमारे डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2 होंगे, तब ये टेबल उलट जाएगी, पलट जाएगी। गॉट इट? तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो नेट फोर्स यहां डेवलप होगा ना, इस जगह पे तो इक्विलिब्रियम है ही। मीन से दूर जाने पे इक्विलिब्रियम थोड़ी होता है, फोर्सेस डेवलप होते हैं जो वापस मीन की तरफ लाने वाले डेवलप होंगे। तो अगर ये पॉजिटिव तो कैसे आएंगे? अंदर की तरफ आएंगे, उसका कंपोनेंट यहां आएगा। तो इस जगह पे वापस ला रहे हैं कि नहीं? मीन तो वही रहेगी ना पहले वाली।
अरे आया कि नहीं आया? सोचो इसमें कम से कम मैंने 10 क्वेश्चन करा दिया आपको। पहले तो पोजीशन निकालना सिखा दिया, फिर थ्योरेटिकल कितने करा दिए, इक्विलिब्रियम चार्ज की नेचर पे नहीं, फिर हॉरिजॉन्टल में क्या, कौन सा स्टेबल कौन सा अनस्टेबल। अब इसी में से कुछ एक क्वेश्चन आ जाएगा और बच्चे बोलेंगे सर हमसे थ्योरेटिकल नहीं बनते। अरे क्योंकि आपने रिजल्ट रटे हैं। रिजल्ट रटने के साथ साथ ये भी तो सीखो। ये रट लो कोई बात नहीं, पर ये देखना भी आना चाहिए कि जब हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो F2 बढ़ेगा F1, ये देखना भी तो आना चाहिए। ये लॉजिक का पार्ट मिस करके रिजल्ट याद करोगे तो गिरी जाओगे नीचे, कोई उसको आपको बचा नहीं सकता। अब टीचर्स लोग रोक लेते हैं, क्यों रोक लेते हैं? क्योंकि उनको 1 साल बच्चे को खुश कर रखना है। आसान चीजें लोगों को खुश करती। YouTube पे कभी देखना, उस वीडियो पे करोड़ों व्यू होंगे जिसमें लिखा होगा 15 दिन पे सर पे बाल उगाए। सबको पता है, पूरी दुनिया को पता नहीं होना ये, लेकिन भाई उस पे व्यू देखना कसम से कभी ना। और एक कोई बढ़िया टीचर ने उसको पूरा प्रोसेस समझाया होगा कि कैसे होता है, क्यों हेयर फॉल होता है, क्या रूटीन है, उस पर कोई नहीं होगा। 15 दिन में बाल उगाए, 90 घंटे में इंग्लिश सीखें और ब्रिटेन जाके शादी करें, उस पर व्यू देखना। हाउ टू गेट रीड ऑफ योर ओन वाइफ, इस पे व्यू देखना। कभी कोई पाप आया? तरीके लिखे उस पे। तो ऐसे वीडियो पे बहुत हाइप होती है, खुश होते हैं लोग उसको देख के, एक्साइटमेंट आता है। वो रियलिटी से दूर एक दुनिया है, वर्चुअल वर्ल्ड है, उसमें वो सच नहीं है। सच ये है, दिस इज द ट्रूथ। आप कंसेप्चुअली जाओगे तो कुछ भी करके आ जाओगे, और जो आपने रिजल्ट रटे तो आप कंडीशन ही भूल जाओगे कब लगते थे वो रिजल्ट। आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, सामने एक एनिमी आया, अब आप टूल कंफ्यूज हो गए, तब तक एनिमी ने आपको ही टूल बना लिया अपने। ये होता है एग्जाम में आपके साथ। So whenever a result it comes with certain conditions. You have to recall those condition first, then the result. The result is followed by the condition, and vice versa. दोनों चीजें होनी चाहिए। क्वेश्चन देख के पहले कंडीशन फिर रिजल्ट आए, क्वेश्चन देख के रिजल्ट आए और नहीं इस कंडीशन में नहीं लग रहा, ये दोनों आपको सुनना आना चाहिए। आपका दिमाग वैसे चलना चाहिए, रट्टू तो दिमाग बिल्कुल नहीं चाहिए इसमें फिजिक्स में। और अब तो बायो में भी नहीं चाहिए, सब लॉजिकल हो रहा है। कितना पेपर कैसे, कितना कंफ्यूज करने वाला पेपर आता है। तो लॉजिक से पढ़ाना बहुत जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ जी, अगर आपने चार्ज को वर्टिकली मूव करा तो उसका मतलब जो अट्रैक्शन या रिपल्शन तो अपोजिट ही होगा, मतलब दूर जाएगा, लेकिन जो अट्रैक्शन होगा वो किस चार्ज की तरफ होगा? चार्ज की तरफ थोड़ी होगा, मीन पोजीशन की तरफ होता है। चार्ज तो मूव करा है, 3 चार्ज है, 2 फिक्स, एक बीच में, तुम उसको ऊपर ले गए तो उस पर जो फोर्स अब बनेगा तिरछे के कारण, यहाँ तो बराबर था, तो यहाँ ऐसे कंपोनेंट आएंगे, उनका कंपोनेंट कहाँ लेके आएगा उसको? वापस मीन पे। जो भी ऑसिलेशंस होते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, वो किसी चार्ज के अबाउट नहीं होते, पॉइंट के अबाउट होते हैं। वहां पे कुछ रखो या ना रखो, वो पॉइंट के अबाउट, वो होता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। समझो बात को। बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, गिटार लाना चाहिए था मुझे। गिटार की स्ट्रिंग पकड़ो और ऐसे ऊपर ले जाके छोड़ दो तो क्या करती है? वाइब्रेट करती है, साउंड आता है। बस वही होगा, इस चार्ज को उठाओ और ऐसे ऊपर ले जाओ, अगर तुम छोड़ोगे तो वो फोर्स को नीचे लाएगा, फिर नीचे लाएगा तो वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम हो जाएगी, यहाँ रुकेगा नहीं, फिर वो नीचे जाएगा। अरे जब यहाँ से चलेगा एक्सीलरेट होते 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 मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, फिर अब इधर जाएगा, तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। अगर स्टेबल है, अनस्टेबल है तो भाग जाएगा, दूर चला जाएगा रिपल्शन के कारण। ठीक, चलो ये हो गया। Q1 Q2 का चार्ज ज्यादा नहीं, ये कंडीशन है बेटा, लिए ना। Q1 का चार्ज कम है, Q2 का ज्यादा है। ठीक है, अभी उल्टा करोगे तो क्या होगा? ये पॉइंट इधर की जगह इधर आ जाएगा, और बराबर करोगे तो कहाँ आ जाएगा? बीचों बीच। इक्विलिब्रियम कहाँ लाई करेगा? बीचों बीच। समझ आया? इक्विलिब्रियम का पॉइंट ये बताता है कि हम किसके क्लोज जाके लाई करें, छोटे वाले के पास, बड़े वाले से दूर। तो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने को। अब देखो, यहीं से अगर तुम जेई के स्टूडेंट होते, जेई एडवांस के, तो पता क्या करना पड़ता मुझे, क्या पढ़ाना पड़ता? क्योंकि मैंने पढ़ाया, इसके बाद ये खत्म हो गई,
इसके बाद अब मैं इस पार्टिकल को एक्स शिफ्ट करता और टाइम पीरियड निकलवाता ऑसिलेशन का, वो चली जाती हायर लेवल। बस इतना डिफरेंस है कि उसके आगे भी वो रुकते नहीं है, वो नहीं रुकते, बताते रहो क्या क्या होता रहेगा, टाइम पीरियड ये वो। और तुम्हारे में एक बाउंड्री है, एक सर्टेन, तो तुम्हारा टफ नहीं है, तुम्हें केवल ये बातें पता होनी चाहिए कौन सा फॉर्मूला कहाँ फिट हो रहा है, कहाँ फेल हो रहा है, कहाँ फिट कहाँ फेल, और जहां एक फेल होगा वहां दूसरा फिट हो जाएगा आके। तो तब तुम मल्टीपल फॉर्मूले को एक्सेस कर पाओगे और उन्हें प्रॉब्लम्स में लगा पाओगे। तो उसके लिए आपको अपना दिमाग तैयार करना पड़ेगा उस तरह से, समझ रहे हो? आज तक जो तुमने किया है वो गलत नहीं है, पर गलत तरीके से जरूर किया। आपने जो इंफॉर्मेशन ले ली वो कभी गलत नहीं, हमेशा आपके काम आएगी, ये इंफॉर्मेशन गई आपके काम आएगी, पर इसको सिचुएशन के साथ फिट कर देना, ये है इंटेलिजेंस। बस नीट में इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। आप देख लेना कोई भी क्वेश्चन उठा के। तो ये आपसे प्रॉमिस करो कि फॉर्मूला विद कंडीशन याद करेंगे आज के बाद फॉर्मूला नहीं याद करेंगे, फॉर्मूला विद उसकी प्रॉपर कंडीशन। अगर किसी फॉर्मूले को आप याद कर रहे हो और कोई कंडीशन में कंफ्यूज हो रहे हो, इसके लिए आपके टीचर्स होते हैं, ठीक है? डाउट आते हैं किस लिए? बताओ डाउट्स क्या है? मैंने एक बार सोचा कि कुछ बच्चों को डाउट ज्यादा आते हैं, कुछ को कम आते हैं, जबकि मैंने आईक्यू लेवल में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पाया। दोनों से मल्टीप्लाई करने को कहा, दोनों नहीं कर पाए, मतलब दोनों के आईक्यू लेवल सेम है मेडिकल में, ठीक? दोनों ही नहीं मल्टीप्लाई कर पाए, मतलब आईक्यू लेवल में 3-3 नंबर का दिया मैंने, तुम करो, दोनों के आंसर नहीं आए तो दोनों के अलग अलग आंसर आए, ये भी बहुत टैलेंट है। तो मतलब आईक्यू दोनों के सेम है, पर एक इंसान को डाउट नहीं आता है, एक इंसान को डाउट आता है कंसेप्ट को समझने में। तो मैंने इस पे भी एक दिन बहुत काम किया, बहुत, एक दिन सब जगह से बच्चों से बात करी कि तुमको डाउट क्यों आता है। बोले सर हम सोच ही नहीं पाते कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसमें जो ऑप्शन है उस तक पहुंचेंगे कैसे। पहला, ये सबसे गरीब बच्चा, मतलब गधा बना दिया गया उसको मार्केट में, पर वो है नहीं, उसको बताया ही नहीं गया कि जर्नी कैसे होती, क्वेश्चन क्या है, फिजिक्स का एक क्वेश्चन क्या है, उसमें क्या चीजें लगेंगे, वो तो उसको तो डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि चलो वो मुझसे तो नहीं पढ़ा है कम से कम, ये तो कंफर्म है, क्योंकि मैं हमेशा सिचुएशन जीना सिखाता हूँ बच्चों को। कोई भी चीज है उसकी सिचुएशन है, ठीक है? और अगर वो तब भी नहीं कर पा रहा तो एक रीजन उसकी भी गलती है, उसको इंटरेस्ट ही ना, उसको लगता हो 2 सब्जेक्ट से मैं नीट निकाल दूंगा, तो लगता रहे, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, वो निकलने वाली नहीं है, 650 नंबर चाहिए जनरल को। अब दूसरे बच्चे वो आते हैं, सर हमें समझ आ रहा है लेकिन हम अप्रोच नहीं प्राप्त कर पा रहे, फाइंड कर पा रहे, हमें अप्रोच नहीं मिल रही, और ऐसे बहुत बड़ा मास है। इन बच्चों के लिए कोचिंग्स हैं कि वो करना समझ आ रहा है कि क्या करना है, पर कैसे करना है वो नहीं ढूंढ पा रहा। और एक लास्ट बच्चा होता है, क्या करना है कैसे करना है, पर सर मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करना नहीं आता, मैं नहीं सीखूंगा, तो उसका भी कुछ नहीं होता। और बहुत कुछ कर सकता होता है, पर उसको कैलकुलेशन में कभी लगता है तो उस समय सुधार लेंगे, और मोबाइल से करके आंसर देता रहता है मस्त क्लास में, टीचर खूब, अरे वाह क्या बच्चा है। अबे वो कैलकुलेशन किससे कर रहा है? मोबाइल फोन से। क्या होगा उसका? वहां पे गिरेगा औंधे मुंह। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो मैंने वही सोचा कि डाउट क्यों आते हैं। डाउट पता है क्या है? आपके अध कच्चे कंसेप्ट हैं। लिख लो इस चीज को, डाउट आपके वो कंसेप्ट हैं जो आप या तो चिड़िया देख रहे थे उस टाइम पे जब पढ़ा रहे थे, या आपको समझ नहीं आया तो आपने टीचर से पूछा नहीं, या तो फिर आपने कुछ, आपका उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसमें आप सोच रहे हो कि बस 10-15 क्वेश्चन फिजिक्स में करके निकल जाए। अब नहीं हो सकता ये, अब डॉक्टर बनना है तो सब सब्जेक्ट को जीना पड़ेगा ढंग से, ठीक? इसलिए मैं बोलता हूं कि अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड मेहनत करो। कल मैं एग्जांपल दे रहा था ना, एक इंस्टीट्यूट जो ऑनलाइन बन गए हैं, वो कभी भी कस्टमाइज नहीं हो सकते, ठीक? टीवी देख के अगर एक्टिंग सीख जाए लोग, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, थिएटर न जाने कितने करोड़ों बंद नहीं हो जाते हैं। और कॉपी तो किसी की चलती ही नहीं, तुम कॉपी करके क्या ही कर लोगे? वो उसने तुम्हें 4-5, क्योंकि वो तुमसे सुपीरियर ब्रेन है तो तुमको कभी भी भटका सकते हैं। अब दूसरे सुपीरियर ब्रेन्स की जिम्मेदारी तुम्हें सही रास्ता दिखाएं, जिसका काम मैंने बीड़ा उठाया और मैं करूंगा। आप आखिरी तक चलोगे ना तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है जो शॉर्ट में पहुंचा देगा आपको। आपको सब्जेक्ट को जीना पड़ेगा, सिचुएशन से आपको प्यार करना पड़ेगा, फिजिक्स की सिचुएशंस को आपको समझना पड़ेगा, उनके लिए आपको चिढ़ नहीं होनी चाहिए मन में। सबसे पहले श्रद्धा लाओ, वो वाली नहीं, नहीं वो फिर एनसीबी पीछे पड़ जाएगी, है ना? तो पहले लाओ अपने मन में श्रद्धा भक्ति कि नहीं, अगर ये कुछ हो रहा है, हम इस दुनिया में, हम इस वर्ल्ड में आए हैं, 300 साल पुरानी मैकेनिक्स है, हमसे कैसे नहीं बनेगी। इवोल्यूशन का कंसेप्ट है कि तुम लोग बहुत शार्प ब्रेन हो, तुमसे ब्लंट हम लोग थे ब्रेन, हम लोग उतने शार्प नहीं थे, क्योंकि हम
आज का बच्चा मोबाइल चलाता है 3.5 साल का, डाउनलोड कर लेता है, गूगल से बोलता है मेरे को फायर ट्रक चाहिए, बताओ कहाँ कितने का मिलेगा, मेरा खुद का भांजा। खतरनाक है। तो हम लोग उस 3.5 साल की उम्र में सिर्फ, समझ रहे हो क्या करते थे, सिर्फ बजाए जाते थे, रोए तो बजाए, ज्यादा खेलिए तो बजाए गए। हमें हर तरफ से मार पड़ती होती, चप्पलें उड़ उड़ के आ रही होती, एक बच्चे गलती होती दूसरा छूट जाता, मेरे को भी पड़ेगी। हम लोग उस जनरेशन में बड़े हुए, हम सीख गए, तो तुम तो और एडवांस ब्रेन हो। तुम तो मीम के जमाने के लोगों को, मीम का मतलब जोक नहीं होता, जोक समझने वाला, उसमें कई सारे मीनिंग होते, तुम वो समझ लेते हो, बिल्कुल परफेक्ट समझते हो उसको, तुम दूसरे को भी एक्सप्लेन करते हो। तो भाई ये क्यों नहीं कर पाते, ये भी बिल्कुल मीम जैसा है, बिल्कुल मीम जैसा है, छुपा हुआ कंसेप्ट तुम्हें एक्सपोज करना है अपने लिए, इतनी सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करने आते हैं इसके क्वेश्चन की। तो एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा चुका है, -9 इलेक्ट्रॉन 10 सेंटीमीटर पे और माइनस इलेक्ट्रॉन ऐसे रखे थे, ठीक है, और एक 2 कूलम का चार्ज कहां रखें, 2 कूलम का चार्ज कहां रखें, मतलब कहां का मतलब x1, और क्वेश्चन ही लिख देता हूं, फाइंड डिस्टेंस ऑफ 2 कूलम चार्ज फ्रॉम -9e such that it is, ये नीट में आ चुका है, अंडर इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन चलो करो। अब देखते हैं, या तुम्हारी वो वाली स्किल आ जाएंगी, मॉड रखना है, माइनस चार्ज है तो क्या हुआ, हमें क्या रखना है, मॉड चार्ज का मैग्नीट्यूड। सर के की वैल्यू, हेलो हाँ निरंजन बोलो। सर, कुछ नहीं सर, वो के की वैल्यू सोच रहा था, कुछ नहीं। हाँ 7.59 से, देखो बड़े से दूर आया, अब उससे 2.5 आ जाएगा, 10 टोटल है, ये अगर 7.5 आ गया तो वो कितना आ जाएगा, 2.5। बड़े से दूर, छोटे से, कल को हमने एक चीज कैलकुलेट करी, फिर ऑप्शन चेक करना, तो कौन सा चेक करेंगे, जिसमें क्या इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि तुक्का भी मारना है, तो बड़े से दूर वाला और छोटे से पास वाला। ठीक हो गया। अब हो सकता है इस बार क्या पूछ दे इसमें, ये तो था पुराना क्वेश्चन नीट का, नया क्या, नया क्या, नया ये कि अगर ये +2 कूलम है और इसको हॉरिजॉन्टली हल्का सा डिस्प्लेसमेंट कर दें, तो इसका मोशन होगा ऑसिलेटरी या एसएचएम, ठीक, कैसा मोशन होगा। चलो वो बात किस पर डिपेंड करेगी, इक्विलिब्रियम के टाइप पे। अगर स्टेबल आया, यानी वो ये पूछना चाह रहा है आपसे कि इक्विलिब्रियम का टाइप क्या होगा, तो बताओ माइनस माइनस प्लस और कंडीशन ऐसा डिस्प्लेसमेंट। बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, माइनस माइनस प्लस, ये नहीं बताया कैसा डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या लाइन बताई कि अगर इस 2 कूलम को, ये क्वेश्चन में लिखा है, अगर ये 2 कूलम हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा या नहीं होगा। तो मुझे बताओ, माइनस माइनस प्लस और हॉरिजॉन्टल अनस्टेबल, देखो टेबल में अनस्टेबल में ऑसिलेशंस, ये भी लिख लो, स्टार लगा लो, यही क्वेश्चन आ जाएगा आप। थ्योरेटिकल, कहते हैं ना थ्योरेटिकल नहीं बनते फिजिक्स में, वो ऐसे होते हैं। अबे मास्क चिपकाया क्या फेविकोल, रुक 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 रुक, मत कर मत कर मत कर, अरे मत कर यार। अच्छा मेरे को लगा इसके ये तो पूरे बाहर है, मैं कह नया तरीके का मास्क है। ठीक है, हो गया। अगर यही कह देता कि इस +2 कूलम को वर्टिकल डिस्प्लेस किया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता,
तो ऑसिलेटरी होता, तो ऑसिलेशंस हो सकते थे। एसएचएम या पीरियोडिक, ये इसकी बात नहीं। हाँ बोलो निरंजन, बार बार हाथ रेज मत करो, बोलो क्या प्रॉब्लम आ रही। सर एक बार इसको हेलो, थोड़ा सा सोल्व करके दिखा देना, कहाँ प्रॉब्लम बता रही है मेरे को। है क्या हो रहा है बेटा? सर सोल्व करके निरंजन दिखा देना इसको एक बार, थोड़ी सी प्रॉब्लम। सॉल्व, हाँ अच्छा सर। ठीक ठीक ठीक, ओके एक मिनट रुको। अपन ने क्या फॉर्मूला दिया, देखो इधर अपन ने क्या फॉर्मूला दिया था कि अपने को डिस्टेंस चाहिए यहां से, ठीक है, 9e वाले से। तो हमने कहा x2 मान लेते हैं इसको, बड़े वाले से चाहिए, जिससे चाहिए होती है उसी का मैग्नीट्यूड आता है। तो पूरा चार्ज -9e है तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 9e इंटू बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर आता है, अपॉन दोनों का सम। और अंडर रूट के अंदर कभी भी ध्यान रखो, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं रखी जाती, यूं भी बताए या ना बताए कोई, तब भी ये तो पाप है। जीरो से डिवाइड और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव रियल नंबर में, ये पाप माने जाते हैं मैथ में। अब देखो 9 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट e इंटू 10, नीचे 3 अंडर रूट e प्लस अंडर रूट e, क्या आ जाएगा। रूट e को हमने ले लिया कॉमन, 3 इंटू 10। अब इधर भी देखो, इधर से भी रूट ई हमने कॉमन ले लिया, बचा 3 + 1, बचा रूट ई कॉमन ले लिया, रूट ई से रूट ई कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 30/4, जो कि होता है 7.5। ठीक है, देख लो, चेक कर लो, जिससे डिस्टेंस पूछी जाती है ऊपर वही चार्ज आता है। तो 9e से पूछी गई तो ऊपर 9e आया, ई से पूछी जाती तो ऊपर, क्योंकि x1 में q1 ऊपर था, x2 में q2 ऊपर था। क्या कोई डाउट है किसी को? निरंजन सॉल्व हो गया डाउट? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा है सिनेरियो जिसमें हमने इस चीज को समझ लिया। अब अगर यही क्वेश्चन मेरा था, एक ऐसे डिस्प्लेसमेंट करा दें और एक ऐसे ऐसे करा दें, तो ऐसे वाले में कौन सा बनेगा अनस्टेबल और ऐसे वाले में बनेगा स्टेबल, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये मैंने टेबल में लिखा रखा है। ठीक, ये हो गई एक चीज। अब अगर ये कह दे कि Q और यहां पे सेंटर पे रख दिया Q, क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह सकता है 3 पॉइंट चार्ज को? आपसे पूछा है, डज दिस सिस्टम, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्ज का ये सिस्टम कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम, जबकि ये टोटल है L और ये P पॉइंट मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है L/2। कहीं कोई फिक्स नहीं किया गया है, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, क्योंकि बताएं एक जैसे क्वेश्चन भी बड़ी प्रॉब्लम है। उसमें क्या था, फिक्स थे, सिर्फ इसका देखना था। अब तुम, अगर मैं तुम्हें तुरंत ये ना पढ़ाऊं तो दिमाग उसके लिए परफेक्ट सेट हो गया, और दिमाग इतना अच्छा होता है, जैसे वैसा कोई डायग्राम आता है वो बस वही सोचना चाहता है, क्योंकि वो आपको आता होता है। तो मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ कोई फिक्स नहीं है। अब आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है, क्या ये सिस्टम, देखो दिस कैसे लिखा हुआ, दिस, ठीक, क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह सकता है? अगर हाँ है तो बताओ, नहीं रह सकता तो एक्सप्लेन करो। सिस्टम का इक्विलिब्रियम क्या, आप कोई फिक्स नहीं है, एक्सटर्नल मीन से। देखो फिर से लाइन पढ़ो, डज दिस, पहला, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपको सबसे ज्यादा खतरनाक शार्प होना है, क्या लिखा है सिस्टम। तो इतनी लाइन पढ़ते हैं, एक का नहीं सबका इक्विलिब्रियम चाहिए। इसका तो हो जाएगा, चेक कर लो, इसका है कैसे, जितना फोर्स ये लगाएगा प्लस Q है रिपल्शन,
उतना ये लगाएगा। ये भाई साहब तो रेस्ट पे है। अब जरा इधर देखा जाए, अगर सब पॉजिटिव है तो ये भाग लेगा, ये भी भाग लेगा। यानी अगर कम से कम तीनों पॉजिटिव हैं तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में। अच्छा, अगर ये नेगेटिव है, ये पूछेगा ना डज दिस सिस्टम, तो आपने बोल दिया नहीं, तो बोले फिर कब हो सकता है। हाँ, तो जरा वो भी चेक करके बताओ, जरा माइनस कर दो बीच वाले को, तो ये तो है ही। अब देखो, अब ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये तो है ही। अब जरा इसको देखो, ये रिपल, ये और ये सेम नेचर के हैं, तो ये करेंगे रिपल, लेकिन ये करेगा अट्रैक्ट। F1 F2, वैसे ही ये F1 F2 सिमिलरिटी है। और ये तो किसी भी तरह का हो, ये तो रहता ही है इक्विलिब्रियम में बीच में। तो अब यहां चांसेस बन गए। कब बन गए? उसने पूछा डज दिस सिस्टम ऑफ 3.4 कैन रिमेन इन रेस्ट, जब तीनों पॉजिटिव थे। तो आंसर क्या था? नो नो नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि ये भाग लेते दोनों, समझ रहे हो? क्योंकि अगर ये प्लस होता तो ये भी इसको रिपेल करता, और ये तो है ही इसका साथ का, तो ये भी रिपेल करेगा। लाइक चार्जेस, तीनों लाइक हो जाते, तो फोर्स एक ही तरफ बनते। लेकिन इसके माइनस करने से एक पॉसिबिलिटी आई, एक उम्मीद की किरण आई। अभी ये हो नहीं गया, क्योंकि अभी ये डिसाइड नहीं हो गया कि ये बराबर रहेंगे कि नहीं। उसके लिए फिर पूछेगा वैल्यू। तो अगर तीनों पॉजिटिव थे तो आंसर श्योर है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रह सकता। लेकिन अगर ये बीच का चार्ज नेगेटिव है तो फिर अब पूछ लेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Q एंड Q, क्योंकि अभी डिसाइड नहीं हो गया। सच दैट सिस्टम रिमेन्स, पहले वो पूछ रहा था, अब वो कह रहा नहीं, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, माइनस चार्ज है बीच में। अब तुम तो ये बता दो कि Q और माइनस Q में क्या रिलेशन हो कि ये सिस्टम किस में रहे, तीनों पॉजिटिव होंगे तो नहीं रहेगा, ये तो कंफर्म है। सॉल्व करो, बताओ मुझे। बहुत बढ़िया, अपोजिट नेचर के होंगे तो रह सकता है, बहुत शानदार पीयूष। अब ये बता दो कि वो Q, बड़ा Q छोटे Q का कितना पार्ट होना, मैंने क्या रिलेशन होना चाहिए, आधा, एक, फुल, हाफ, जो भी है वो क्या होना चाहिए। उसके लिए तुम्हें एक ही चीज करनी है, किसी भी एक कॉर्नर वाले पे फोर्स निकाल के बराबर कर दो दोनों का। गलत, माइनस साइन जब बोल चुके हो कि अपोजिट नेचर का होगा तो क्या लिखना चाहिए, Q इक्वल टू माइनस साइन, जितना भी बोल रहे हो। हाँ, देखो कैसे होगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम सिस्टम का क्या कहता है कि इसका भी चेक करो, इसका भी चेक करो, इसका भी चेक करो, यही तो बताया था। इसका चेक करने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि हम पहले आज पढ़ चुके हैं कि बीच वाला तो हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहता है, बस उसे सही जगह पे रखना है, वो सही जगह पे है, मिड पे है, दोनों बराबर है, मिड पे है, सही जगह पे। ठीक, अब इसका चेक कर लो, तो इस पे एक फोर्स ये वाली पेयर से लगेगा, एक इससे लगेगा, तो इससे लगने वाला होगा K QQ अपॉन L/2 का होल स्क्वायर, और एक इस वाले Q का इस वाले Q पे रिपल्शन, KQ स्क्वायर L स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, बच्चे सॉल्व करने के बाद क्या गलती करते हैं, वो ध्यान से देखना। ये 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ बचेगा L स्क्वायर, ये कैंसिल कैंसिल, K कैंसिल, K कैंसिल, Q कैंसिल, Q कैंसिल, Q बराबर 4Q। ये लिख आते हैं लिटरली, जबकि पहले वो बोल रहे हैं कि ये कैसा है, बस ये गलती होती। पहला ऑप्शन यही लिखा होता कि सॉल्विंग मैग्नीट्यूड के टर्म में होती। मैंने बताया था फोर्सेस में कभी चार्ज के साइन, लेकिन अगर तुमने इसको प्लस 4Q लिख दिया, यानी दोनों के सेम नेचर कर दिया, तो कभी इक्विलिब्रियम में रहेगा नहीं। तो ये निकालो, लेकिन नेचर आप पहले बोल चुके हो कैसा है Q का, और Q के अपोजिट है, यानी आपका आंसर होना चाहिए Q की वैल्यू। यही सबसे बड़ा क्लिस्ट है यहाँ पे, बहुत बहुत टेंशन होती है इसमें। बच्चे ये निकालते हैं, इतने खुश होते, पहला ही ऑप्शन, ओ मैंने तो निकाल लिया। अरे रुको जरा, सब्र करो,
सबर करना है। पहले बोल चुके हो कि दोनों के नेचर अपोजिट होंगे, फिर तुम सेम टिक करके आ रहे हो। ये छोटी छोटी बातें ना बहुत काम की। कुछ लोग सोचते हैं ऑनलाइन से हो जाएगा। कोई बोलेगा ये बातें छोटी छोटी? कोई भी वीडियो देखेगा ना, कभी नहीं बोलेगा। कोई भी दुनिया का वीडियो उठा के देख लो, रिजल्ट पे बात होगी, रिजल्ट पे। बच्चों ये है वो ट्रिक, ध्यान से देखिए, यही आपकी लंका लगवा देगी। क्योंकि आपको कंडीशंस नहीं पता है। अब यहां सॉल्विंग में आया ये, और वहां आया -4q। आंसर -4q है, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा ही, वो रहेगा ही नहीं रेस्ट पे अगर सब पॉजिटिव हो गए तो ये कैसे आ रहा है? बड़े नॉलेज से। हमने उसको चीज को ऊपर से देखना आता है। हमें फोर्सेस डील करने आते हैं, कि एक बॉडी पे बनाने आते हैं फोर्सेस। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स बन गए हैं तो इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं। इक्विलिब्रियम की तभी चांसेस हैं जब एक राइट जाए तो दूसरा लेफ्ट जाए। वही -q करने से हुआ। ठीक है, किसी को कोई तकलीफ आ रही है तो बोल सकता है मुझसे, शेयर कर ले। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। सर सर भाई रेस पे हैंड कर दे, दिख जाएगा, नहीं सुनाएगा नहीं, माइक बंद है। करो, बताओ। 3 फिक्स चार्जेस हैं, Q Q Q, वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पे हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस पे हैं ये। और हम चाहते क्या हैं कि ये रेस्ट पे रहें, रेस्ट। ये तो फिक्स हैं तीनों जो वर्टाइसेस पे हैं। सेंटर वाले को वहां है, तो Q की वैल्यू और नेचर क्या होगा? बेटा ये जो 3 चार्जेस हैं Q Q और Q फिक्स, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस पे रखे हैं। तो जो सेंटर पे जो सेंट्रॉइड होता है ट्राइंगल का सेंटर, उस पे एक चार्ज। हाँ, फिर कौन सा? फिर कौन सा नहीं समझ आया? 4Q कैसे आ गया? अरे यार, क्या था उसमें? एक से डिस्टेंस कितनी थी Q की? L/2, तो L/2 का स्क्वायर करेंगे। एक से डिस्टेंस थी L,
कर लो इसको सॉल्व, नहीं आया तो फिर बताना मुझे। इस क्वेश्चन में तुम लोग लग गए बिल्कुल बिना सोचे, वही फॉरेन नाइट्रेट राजू रस्तोगी वैसा कर दिया तुमने यार। यहां तुम किसी को भी रख लो, सब इक्विलिब्रियम पे होंगे। रीजन, लामीज थ्योरम, फोर्स कंसेप्ट, वेक्टर कंसेप्ट, यहां तुम पप्पू सिंह को रख लो थोड़ी देर के लिए, बस उस पर चार्ज होना चाहिए। तो क्यू उस पप्पू सिंह को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। सिमिलरली ये अपनी तरफ करेगा यानी ये अपनी तरफ करेगा। और पेयर कैसी बनेगी? सेम, यानी फोर्स के मैग्नीट्यूड भी होंगे सेम, और इक्विलेटरल में सब एंगल 120 होते हैं। इनका रिजल्ट क्या होता है? 0। वेक्टर में ये बहुत ढंग से पढ़ा। सेम फोर्स व्हेन एक्ट, इसका कंसेप्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो दिखता है कई बार वो नहीं होता। मेहनत करते रहो, लगे रहो लंबे सॉल्यूशंस में, देखते रहो ऑनलाइन वीडियोस। क्या इसमें छोटी सी बात करनी थी कि तुमको इसमें फोर्स निकाल लेने थे बस, तुम इसको कुछ भी मान लेते। प्लस भाई उसने कहा नेचर बताओ, तो तुम्हें एनालिसिस करना पड़ेगा, प्लस माने या एक बार में तो एक ही मान पाओगे कि दोनों मान लोगे। तुमने प्लस माना, ये प्लस है, तुमने रिपल्शन बना दिया ये, और फिर जब एंगल चेक किया तो 120 और सेम फोर्स, तुरंत 120 सेम फोर्स आने पे अगर किसी नीट के बच्चे में लामी थ्योरम ना चमके और एफ नेट 0 ना हो तो फिर जाए पशु चिकित्सालय। 3 सेम फोर्स 120 डिग्री पे आउटर वर्ल्ड लग रहे हैं, 0 होता है इनका रिजल्टेंट। तो कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो यहाँ पे, ये हमेशा क्या रहेगा? रिमेन एट रेस्ट सेंट्रॉइड पे। तो क्या लिखेंगे? फॉर एनी वैल्यू ऑफ क्यू नॉट इट विल बी एट रेस्ट एट द सेंट्रॉइड। कुछ भी रख लो, फॉर एनी रियल वैल्यू, बस वो चार्ज होना चाहिए, मास मत कर देना। मास चार्ज पे फोर्स नहीं लगा पाएगा, एक ग्रेविटी एक इलेक्ट्रो, कैसा इलेक्ट्रो ग्रेविटेशन कुछ नहीं होता। वो फिक्स है, पहले ही बोल दिया था। बोलो भाई, सही है? समझ आ रहा है? कोई डाउट वाउट हो तो पूछ सकते हो, आज की क्लास में कोई डाउट हो तो। आपने देखा क्या क्या चाहिए? वेक्टर का नॉलेज, फोर्स के कंपोनेंट करने का नॉलेज, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कंसेप्चुअल नॉलेज भी, और रिजल्ट भी। तब हम कंप्लीट होते हैं, तब हमें वो आसानी से आती है। ठीक, चलो भाई, अब ये है सेशन आज का, इसको यहीं पे एंड करते हैं हम। कल इसी के आगे शुरू करते हैं। हाँ, थोड़ा सा लेक्चर के टाइमिंग का इश्यूज था, वो फिक्स कर लिया। देखो आज अब तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा 10 मिनट का, फिर तुम्हारा केमिस्ट्री का लेक्चर शुरू हो जाएगा। कुछ बच्चियों को देर भी हो रही थी, रात में आती हैं, तो अब हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है? चलो बेटा, और हाँ डाउट्स पूछते रहो, ज्यादा व्हाट्सएप पे रिलाई मत करो, कई बार आ भी जाया करो, बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, तो टाइम लेके। फिजिक्स में मैं यूं तो मान ही नहीं सकता कि डाउट आते नहीं होंगे। हाँ, उनको क्लियर कर लेते हो किसी से तो एक बार कभी कभी मुझसे भी चेक करवा लिया करो, सर ये हमने ऐसे किया है, सही है क्या? तो देख के समझ के मैं बता दूंगा। कुछ बच्चे रेगुलरली आते हैं, उनका फायदा फिर ज्यादा होने लगेगा, फिर मुझे मत बोलना। पढ़ाना मैं सबको चाहता हूँ सेम, सबका रिजल्ट भी टीचर ज्यादा सबकी AIR 1 आए, क्यों नहीं चाहेगा वो? पर ऐसा होता नहीं है ना, ये बच्चे पे डिपेंड करता है बहुत सारा। तो ठीक है, करते रहो मेहनत, बिल्कुल भी मत घबराओ ना, ये रोना रो कि सिलेबस सब हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी इसमें कोई लेना देना नहीं है। फिजिक्स का सिलेबस आपका बहुत टॉप चल रहा है, सोच लो आप। WP पढ़ चुके हैं, वेक्टर पढ़ चुके हैं, NLM पढ़ चुके हैं, बेसिक मैथ पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रो पढ़ रहे हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, फालतू का कोई रोना नहीं रोएगा। हाँ, हिंदी मीडियम में थोड़ा पीछे मैं करा दूंगा तुम्हारा, लेकिन कोई पीछे नहीं। तुम्हारा काम है जितना पढ़ लिया, जितने लेक्चर पढ़े हैं, उनके सारे न्यूमेरिकल्स लगाओ, खूब सारे क्वेश्चंस करो रोज,
अब आज जो बताया डीसी पांडे खोलो, उसके सॉल्व एग्जांपल देखो कि सर ने जो बताया हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो पहले पूछो कि कब होंगे सर, वेट करो, नहीं हो तो फिर पूछो। ये बार बार बैक ट्रैक करना है आपको, तभी मजा आएगा। ठीक, चलो ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल।